जो बुद्ध के वचनों का पालन पोषण करता है, ऐसी भाषा है, इसलिए उसको पाली कहा गया। और पाली या संस्कृत दोनों भी ओरिजिनल नाम नहीं है। संस्कृत का ओरिजिनल जो भाषा है वो छंदस है और पाली का जो ओरिजिनल भाषा है वो मागधी है। 100 एकड़ जमीन पाली विद्यापीठ को दी जाए, इसके लिए भी अपन आंदोलन करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा या मागधी भाषा में संवाद करना, धम्मोपदेश करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो आम जन की भाषा थी। ये पाली साहित्य बोले तो ये महासागर है। हम 3 पिटक की बात करते हैं, हम नंबर में बात करते हैं कि इतने निकाय है और इतना पिटक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुद्ध की शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारी जो बौद्ध संस्कृति है उसको सजाने संवारने का काम यदि किसी को करना है तो वो है पाली भाषा। एकेडमिक पाली, सोशल पाली और मोनेस्टिक पाली, ये 3 प्रकार की पाली भाषाएं हमारे भारत में उपलब्ध है। खमतु मे भन्ते तदीयम्पि वोकाशवन्दामि भन्ते द्वारत्रयेन मह्यं कृतं सर्वम् अपराधं खमतु मे भन्ते ओकाश अहं भन्तेति शरणेन साग्दे पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। साधु सुखितांत निर्दुःखी निरोग्यत। सम्मेलन की भूमिका, उसका जो प्रास्ताविक हम कहते हैं, वो इस अवसर पर माननीय अशोक भाऊ सरस्वती जो संयोजन समिति के प्रमुख है, इस आयोजन समिति के, उन्हें मैं निवेदन करता हूँ कि वे इसकी भूमिका यहाँ रखेंगे। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मुझे पाली भाषा का ज्ञान नहीं है, ना मुझे किसी ने पाली भाषा पढ़ाया, लेकिन बुद्ध वंदना करते समय पाली भाषा में हम वचनों को पढ़ते थे, लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, और इसीलिए वो दिल और दिमाग में उसका असर नहीं होता।
बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद बाबा साहब जल्दी हमारे से चले गए। बाकी काम जो बचा था वो वैसा का वैसा ही रहा। इस्लाम के लोग अरेबी का प्रचार करते, सिख लोग गुरुवाणी का प्रचार करते और वैदिक लोग संस्कृत भाषा का प्रचार करते। हमारे बुद्ध वचन, बुद्ध के उपदेश सभी पाली भाषा में। तो जो भी प्रचारक घर के बाहर निकलता है तो उसको पाली भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी हम अदिन्ना नहीं कहते, अदिन्न कहते। आज भी हम कामेसु मिच्छाचारा नहीं कहते, सुमिच्छा कहते। आज भी हम देवो वसंतु कहते, देवो वसतु नहीं कहते। पाली भाषा नहीं आने की ये वजह है। मुझे गर्व होता है कि अमन कांबळे और आवाज़ इंडिया के प्रयास से 7 साल पहले यही हॉल में पहला पाली भाषा साहित्य सम्मेलन हुआ था। मैं उसमें हाजिर था और उससे प्रेरणा लेकर मैंने ठान लिया कि पाली भाषा का प्रचार करना और वो भी बिहार के स्तर पर करना बहुत जरूरी है। बुद्ध विहार समिति, बुद्ध विहार समन्वय समिति का निर्माण किया 2014 को और 2017 से पाली भाषा प्रसार परीक्षा का आयोजन किया। 5 परीक्षाएं हुई और 5 परीक्षा में करीबन 22,000 लोग उसमें शामिल हुए। ये दूसरा कदम डाला कि पाली भाषा का साहित्य सम्मेलन अगर ऑल इंडिया के लेवल पर हम आयोजित करते तो ये पाली भाषा प्रचार का एक आंदोलन शुरू होगा। ये हमारा उत्सव कम है और आंदोलन ये ज़्यादा है और इस आंदोलन के हम सारे सिपाही हैं। चाहे महास्तवीर विनय रखिता हो, चाहे राजेश चंद्रा जी हो, चाहे प्रफुल्ल गढ़पाल हो, चाहे हम सब हो, हम इस आंदोलन के सिपाही हैं। और ये जब वातावरण निर्माण किया तो इसमें प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने बहुत सहयोग दिया। अगर वो सहयोग ना देते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि भारत में प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने पाली भाषा पढ़ाने वाले लोग तैयार किए। ऐसा कोई धूपकाला नहीं है और ऐसा कोई ठनकाला नहीं है कि ये नौजवान साथी घर में बैठा। वो 10 दिन के शिविर, 15 दिन के शिविर में रहा और उन्होंने टीचर्स को तैयार किया। और भारत में जो टीचर्स अब ऑनलाइन ले रहे, कभी शिविर ले रहे, वो उन्हीं के कारण पाली भाषा का प्रचार कर रहे हैं। और ये नौजवान हैं, लंबे दौर तक दौड़ने वाला ये घोड़ा है और इसीलिए उनके नेतृत्व में अभी ये कारवा, पाली भाषा प्रचार का कारवा आगे बढ़ेगा और हम उनके नेतृत्व में उनके पीछे खड़े रहेंगे और यंत्रणा भी उनके पीछे हम खड़े करेंगे। उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। अपने नाम के लिए कोई नहीं करेगा।
बुद्ध विहार समन्वय समिति के सभी साथियों ने इसमें श्रम किया और दूर से लोग यहाँ पे आए, और भी लोग आ जाएंगे। समय पर आने की आदत हमारे समाज को बिल्कुल नहीं है, तो जब तक के खाने का समय नहीं होता तब तक ये हॉल नहीं भरेगा। लोग आएंगे और जो असली लोग हैं वो असली लोग ही इन मान्यवरों को सुनेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये कारवा हमें आगे लेकर जाना है। पाली है तो धम्म है, धम्म है तो विनय है, धम्म है तो सुख है, और पाली नहीं तो कुछ भी नहीं, एक ख्याल में रखना। और इसीलिए सब लोग पाली की सेवा में समर्पित होकर इस सम्मेलन को 2 दिन सफल बनाने का हम सब लोग संकल्प करेंगे, और आगे भी इस संकल्प के साथ में इस सेवा में लगे रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सबका स्वागत करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जैसे पाली भाषा के बारे में जो पहला प्रश्न उठता है, आमतौर पर जो चर्चा करते हैं कि ये पाली भाषा सबसे पुरानी है या संस्कृत भाषा पुरानी है, आमतौर पर ये ज़्यादा चर्चा चलते रहती है। तो अगर हम देखें कि जो थेरावादा बुद्धिज़्म है वो सब पाली में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो महायाना या वज्रयाना है वो सब संस्कृत में देखने को मिलता है। तो इस हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को भी देखें तो ऐसा लगता है कि पाली पहले थी और संस्कृत बाद में थी, इसलिए बाद का जो बुद्धिज़्म है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो फिर और एक भी प्रश्न आता है कि फिर उस समय में कौन सी भाषा थी? अगर संस्कृत नहीं थी बुद्ध के समय तो फिर कौन सी भाषा थी? और आमतौर पर हमको सुनने को मिलता संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, देवों की भाषा है, अलग अलग प्रकार की बातें बताई जाती है। तो इसलिए हमको हिस्टोरिकल बेसिस पे समझना है कि वास्तव में कौन सी भाषा सबसे पुरानी है और वो संस्कृत की तुलना में पहले है या बाद में है, इन बातों को जानना ज़रूरी है। तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि विनय पिटक में देखने को मिलता है कि कुछ भिक्षु लोग उस वक्त भगवान बुद्ध के पास गए, जो खास करके ब्राह्मण या जो पढ़े लिखे कहते हैं उस समाज के, और उन्होंने कहा उस वक्त की जो भाषा थी, आमतौर पर यह कहता है कि वेद जो है ना संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस वक्त संस्कृत नहीं, वो जो भाषा लिखी गई थी उसको कहते हैं छंदस। तो छंदस में लिखा गया था। तो ये भिक्षु भी गए और उन्होंने कहा कि जैसे वेदों को छंदस में लिखा है, हम चाहते हैं कि आपकी ये वाणी जो है उसको हम छंदस में डालें। तो भगवान बुद्ध ने साफ मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया? तो एक तो यह कारण है कि वो आम भाषा नहीं थी, और दूसरा ये जो छंदस भाषा है इसको व्याकरण नहीं था, यानी ग्रामर नहीं था इस भाषा का, और जिस भाषा का ग्रामर नहीं होता उसको अनसिविलाइज्ड भाषा कहते हैं या असंस्कृत भाषा ऐसा कहते हैं। तो ये मुख्य 2 कारण है, एक तो ये आम भाषा नहीं थी, दूसरा ये असंस्कृत भाषा थी, यानी जिसमें ग्रामर नहीं था जिसका, तो इसलिए भगवान बुद्ध ने मना किया। तो फिर हम देखते हैं कि फिर ये संस्कृत भाषा कब बनी। तो भगवान बुद्ध को तो 6th सेंचुरी BC की उस समय की बात है। 4th सेंचुरी BC में एक पाणिनि नाम का ग्रामरियन, उन्होंने जो है इस छंदस को व्याकरण लिखा, ग्रामर लिखा, और क्योंकि ये छंदस असंस्कृत भाषा थी, इस असंस्कृत को सुसंस्कृत किया, इसलिए इस भाषा का नाम संस्कृत गिरा। संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले असंस्कृत थी, उस असंस्कृत भाषा को पाणिनि ने ग्रामर लिखकर, व्याकरण लिखकर सुसंस्कृत किया, इसके लिए उस भाषा का नाम संस्कृत गिरा। और उसी तरह से अगर हम देखें पाली, पाली भी ये ओरिजिनल भाषा नहीं है। उस समय जो मगध प्रदेश में जो भाषा बात की जाती थी उसको मागधी कहते हैं। तो वास्तव में जो भाषा है वो मागधी है। फिर ये पाली भाषा कैसे क्या नाम दिया गया? तो उस समय तो सब याद किया जाता था, लिखा नहीं जाता था।
पहली बार तो श्रीलंका में 1st सेंचुरी BC में इसे लिखा गया। तो जब लिखा गया तो उन्होंने इस भाषा में, क्योंकि बुद्ध के वचनों को लिखा, उसको संरक्षित किया, तो उन्होंने ये नाम दिया कि पाली। पाली की परिभाषा उन्होंने कैसी दी? पपालेति पाली, यानी जो बुद्ध के वचनों का पालन पोषण करता है, ऐसी भाषा है, इसलिए उसको पाली कहा गया। तो इसलिए उस मायने में असली नाम मागधी है, लेकिन हम पाली कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाली भाषा में ये प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन का काम करती है भाषा। किसका? बुद्ध वचनों का, इसलिए उसको पाली कहा गया। और संस्कृत, क्योंकि पहले असंस्कृत भाषा थी, उसको सुसंस्कृत किया गया, इसलिए उसको संस्कृत भाषा कही गई। तो इसलिए ये बुनियादी भाषा समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले पाली है या मागधी है, और उसके बाद संस्कृत भाषा आई है। और भी बहुत सारे वक्तागण हैं जो इस डिटेल में जाएंगे। अभी तो उतना ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहली बात अपने मन में से शंका निकाल दे कि पाली संस्कृत से पुरानी भाषा है या नहीं। ये बात हमको विनय पिटक से पता चलता है कि सबसे पुरानी भाषा पाली है और संस्कृत बाद में आई है, और इसलिए संस्कृत में बाद के बुद्धिज़्म लिखा गया है। सबसे जो थेरावादा बुद्धिज़्म है वो पाली में लिखा गया है। और पाली या संस्कृत दोनों भी ओरिजिनल नाम नहीं है। संस्कृत का ओरिजिनल जो भाषा है वो छंदस है, और पाली का जो ओरिजिनल भाषा है वो मागधी है। तो ज़्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 दिन का सम्मेलन है, ये पाली भाषा का हम कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और जो भी लिटरेचर है उसको भी हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसी एक कमेटी बने और उस पर ज़्यादा काम हो। क्योंकि ज़्यादातर पाली लिटरेचर आजकल अंग्रेजी में मिलता है। जैसे पाली टेक्स्ट सोसाइटी ऑफ लंदन, उन्होंने बहुत सारा ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। उसके बाद विजडम पब्लिकेशन यानी भिक्खु बोधि जी का वो भी ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। लेकिन हिंदी में तो सबसे पहले क्या है, अपने आनंद कौशल और राहुल संस्थान, और अभी जो पब्लिश हुआ है बनारस दास का, तो ये चीज़ें तो पुरानी है। मुझे लगता है अब लेटेस्ट जो अब हमके पास इंटरनेट है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, गूगल मीट हो सकता है, ऑनलाइन डिक्शनरीज है, तो बहुत सारा रिसर्च का अवसर आज हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि दीक्षा भूमि इस पाली भाषा के प्रमोशन के लिए कुछ यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोले, क्योंकि दीक्षा भूमि का अपना एक महत्व है। तो दीक्षा भूमि से अगर पाली भाषा का प्रचार प्रसार हो तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, और उससे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ज़्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इस पाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं अपने 2 वचन को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये अखिल भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन इस पवित्र दीक्षा भूमि पे हो, इसकी 1 महीने में तैयारी अशोक सरस्वती जी, प्राध्यापक घनश्याम धाबर्डे जी और उनके सारे सहकारियों ने 1 महीने के अंदर की, वो निश्चित इसके तारीफ़ काबिल है। उनका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 1 महीने के अंदर ये पूरे देश का सम्मेलन, पूरे देश के स्तर पे 2 दिन का ये पाली भाषा सम्मेलन आयोजित किया है। भारत में बौद्ध धम्म जिस तरह पला बढ़ा और यहाँ से दुनिया में गया, भारत में बौद्ध धम्म का पूरा प्रचार सम्राट अशोक राजा ने किया था। बाद में कुछ वर्षों में, कुछ काल में यहाँ से ये बुद्ध धर्म कमज़ोर, लुप्त तो ये हुआ सरीका हुआ था, नष्ट नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा उसका प्रचार प्रसार कम हो गया था। जिस तरह सम्राट अशोक ने फिर से भगवान गौतम बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार किया था और बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया था, ये अशोक भाऊ, ये अपन लोग नसीबवान है। इस पवित्र दीक्षा भूमि पर उसी बुद्ध धर्म का बाबा साहब अम्बेडकर ने, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956
56 को इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर इस बुद्ध धम्म का फिर से पुनर्जीवन करा। ये सम्राट अशोक ने करे और दूसरे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। ये जो पाली भाषा है ये प्राचीन है और भारत की सबसे पुरानी भाषा है। त्रिपिटक पूरा पाली में दिया गया है और इसका पूरा इसका जो लिखित नहीं था पाली, उसका पालन किया जाता था त्रिपिटक के वचनों का, इसलिए उसको पाली कहा जाता, उसका नाम पाली गिर गया है। इस देश में पाली का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। उसके लिए अपन सभी कुछ इसमें दोषी जरूर है। इस पवित्र दीक्षा भूमि पर कुछ साल पहले पाली का कॉलेज खोला गया था। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद वो बंद हुआ। वो क्यों बंद हुआ उसके इसमें मैं जाना नहीं चाहता, परंतु आदरणीय भंते जी ने विनय रखीतेजा इन्होंने यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया था कि इस दीक्षा भूमि स्मारक समिति के ओर से इस पवित्र दीक्षा भूमि पे पाली प्रचार केंद्र शुरू किया जाए। यहाँ मेरे दो साथी हैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति के, डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी और भदंत नागदीपंकर जी, और मैं आपको आश्वासित करता हूँ इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पे पाली प्रचार केंद्र चालू करेंगे, इसका मैं आपको अभिवचन देता हूँ। इसी तरह इस नागपुर में पाली विद्यापीठ स्थापन हो, इसके लिए पिछले साल कुछ मोर्चे निकले थे। उस मोर्चे में भी मैं शामिल हुआ था। इस बारे में इस नागपुर में जहाँ बाबा साहब की ये कर्म भूमि है और आम्बेडकर आंदोलन की ये जननी है, यहाँ पे पाली विद्यापीठ स्थापित हो और भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार की जो भी यहाँ जमीन है उस विद्यापीठ को 100 एकड़, जिस तरह संस्कृत विद्यापीठ को 100 एकड़ जमीन दी गई, उसी तरीके की 100 एकड़ जमीन पाली विद्यापीठ को दी जाए। इसके लिए भी अपन आंदोलन करना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, न लेते हुए यहाँ पे अनेक विद्वान हैं जो पाली भाषा में आपको 2 दिन को प्रमुख मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन पाली भाषा जन आंदोलन के लिए बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन्होंने आंदोलन करना चाहिए। भीमराव भाऊ वैद्यसरी के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे उन्होंने भी इस आम्बेडकरी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कई बार निभाई है। वो अशोक भाऊ और अपने सारे साथी हम आपके साथ में रहेंगे और पाली भाषा आंदोलन आप नागपुर से कभी भी शुरू करिए, हम आपके साथ में रहेंगे। ये अभियोजन देते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आचार्य चंद्रा जी जो हैं एक बहुत ही विद्वान, एक प्रकार पंडित ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जो लखनऊ से आते हैं। और इससे पहले भी 2018 में जब हमने, जैसा कि अशोक सरती सर ने अभी जिक्र किया, 2018 में जब आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हमने पहला पाली साहित्य सम्मेलन आयोजित किया था 17-18 मार्च 2018, उस समय भी सर यहाँ पे मौजूद थे। सर जो है एमटेक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है और वो वर्तमान में सचिव प्रवेश एंड फीस विनिमय समिति उत्तर प्रदेश शासन के वो अभी सेक्रेटरी हैं। एक मितभाषी व्यक्तिमत्व है। सर सदस्य है वर्ल्ड पार्लियामेंट एसोसिएशन अमेरिका के, सदस्य है हिबेनली कल्चर वर्ल्ड पीस रिस्टोरेशन ऑफ लाइट दक्षिण कोरिया के। और सर को जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और पाली और भोजपुरी ये भाषाएं अवगत है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य, मैत्री संपूर्ण धम्म, पूजा का दिया, साक्षी चेतन, अमृता प्रीतम, कल्पवृक्ष की छाव में, यही सच है, काव्य संग्रह, नीलकुंज जी का फूल, बुद्ध धम्म और वैज्ञानिकता, ऐसे लगभग उन्होंने अभी तक 35 किताबें लिखी हैं। और फिल्म भी डायरेक्ट की है ब्रिटिश धम्मचारी सूर्यप्रभा द्वारा फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न ब्रिटिश ऑर्डर के इतिहास पर निर्मित 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया है। इसके अलावा एन ओपनिंग ऑफ द हार्ट, किडलिंग द फ्लेम, टाइम ऑफ फायर, ए सर्किल ऑफ फ्रेंड्स
और एक अमेरिकन निर्देशक द्वारा बाबा साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री का भी अनुवाद उन्होंने किया है। इसके अलावा समन्वय सेवा संस्थान के वो संस्थापक अध्यक्ष है और भारत में जो त्रिपिटक संगायन शुरू है विगत कई सालों से वांगमू डिक्सी सिस्टर जो करती है, उस संगायन को उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित करने का श्रेय जो है वो सर का है। और सर जो है उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ बाबा साहब को जो दीक्षा धम्म दीक्षा दी है भिक्षु प्रज्ञानंद जी का, और जो हिंदी साहित्य जगत की एक अनमोल रचनाकार जिन्हें हम कहते हैं अमृता प्रीतम जी, उनका भी सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है। और सर के बारे में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही मैं उनके बारे में कहता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर मुझे धम्मपद की एक अट्ट कथा सुना देना बहुत ही सामयिक लग रहा है, बड़ा कंटेम्परेरी लग रहा है। और वो अट्ट कथा सुनाने के पहले हमारे महान बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में महाबोधि सोसाइटी में की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखते हैं, द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। वो बड़ा लंबा सा आर्टिकल है। उसके 5वें खंड में बाबा साहब 3 बातों को लिखते हैं कि भारत में धम्म कैसे पुनर्स्थापित हो सकता है। मुझे मालूम है कि यहाँ ऐसे प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं जिनको मुझे थोड़ा सा बताना है, वो विस्तार से समझने वाले लोग हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोग चिट्ठी लिखते थे कि थोड़ा लिखा है ज़्यादा समझना, क्योंकि मुझे पता है अशोक सर ने कि यहाँ सब टिकट लेके बैठे हैं, बिना टिकट के यहाँ कोई प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो टिकट लेकर सुनने वाले श्रोता, दान दे के सुनने वाले श्रोता, ये दुर्लभ श्रोता हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 बातें लिखी थी कि कैसे बुद्ध धम्म पुनर्जीवित हो सकता है, पुनर्स्थापित हो सकता है। पहली बात कि बौद्धों की अपनी एक हस्त पुस्तिका होनी चाहिए, एक हैंड बुक होनी चाहिए। और फिर इन 3 बिंदुओं पर बाबा साहब क्रमिक रूप से एक एक करके विस्तार से अगले सेक्शन में, अगले अंग में उसका विस्तार करते हैं। दूसरी बात कि जो भिक्षु संघ है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। और तीसरी बात, भारत के बौद्धों का विश्व के बौद्धों से संपर्क होना चाहिए। फिर अपने पहले वाले शीर्षक के विस्तार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि किस तरीके का एक हैंडबुक होनी चाहिए वो लिखते हैं। उसमें वर्णन करते हुए बाबा साहब भारतीय धम्मपद को खारिज करते हैं। कहते हैं भारतीय धम्मपद वो वांछना की पूर्ति नहीं कर पाता है और इसके लिए मैं चीनी धम्मपद को संस्तुत करूंगा, उसको रिकमेंड करूंगा। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। भारतीय धम्मपद से बाबा साहब का तात्पर्य क्या है और चीनी धम्मपद से बाबा साहब का तात्पर्य क्या है, ये बात 1950 की है। और 1950 तक भारत में धम्मपद की अट्ट कथा न अंग्रेजी में प्रकाशित थी, न हिंदी में प्रकाशित थी, पाली में तो प्रकाशित ही। नज़र कहीं दुनिया के किस पुस्तकालय में कहीं उनकी नज़र से चीन में प्रकाशित हुआ धम्मपद का अट्ट कथा गुजरा होगा। और इसलिए वो कहते हैं कि चीनी धम्मपद जो है अधिक उपयोगी है। संकेत कहने का ये है क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा कह देते हैं। दिल्ली में मुझे शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताया कि एक बंते जी ने सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित धम्मपद को लेने से मना कर दिया कि जिस ग्रंथ को हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खारिज कर दिया मैं उसको बिल्कुल नहीं लूँगा। लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ राइटिंग हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्मपद की अट्ट कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मैं उसमें से एक अट्ट कथा जो अपमाद वग्गों की 24वीं गाथा है। कथानक ये है, एक बस्ती में एक सेठ के घर में एक ऐसी महामारी फैल गई जिसे आज की भाषा में प्लेग बोलते हैं। वो ऐसी बीमारी जब फैलती थी पुराने जमाने में तो पहले घर के चूहे मरते थे,
फिर घर के पंछी मरते थे, फिर घर के जानवर मरते थे, फिर घर के बूढ़े मरते थे, बीमार मरते थे, और फिर एक एक करके नौजवान और बच्चे मर जाते थे। जब इस तरीके की बीमारी फैलती थी तो बस्ती के लोग क्या करते थे, उस घर को बाहर से बंद कर देते थे, ये बीमारी चारों तरफ न फैलने पाए। और ऐसे वो परिवार एक एक करके जब सब मर रहा था तो बूढ़े दंपत्ति ने अपने किशोर बेटे से कहा कि बेटा, हमारा अंत करीब है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे वंश में कोई तो बचे, तुम घर की कोई दीवार, कोई खिड़की तोड़ के निकल जाओ, हमको मर जाने दो, कम से कम हमारा नाम लेवा तो रहे। और वो बच्चा आंखों में आंसू भर के रोते हुए और अपने रोते हुए माता पिता को देखता हुआ घर से निकल गया। राजा बिंबिसार कह रहे हैं, ये आवाज़ जिसकी भी है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। परिचारिका ने सोचा कि ये राजा कह रहे हैं, कुछ बात में दम होगा। उसने कहा, महाराज मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिए और थोड़ी सी सुविधा दीजिए, मैं इस भेद का पता लगाती हूँ। बिंबिसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और वो औरत एक स्वांग रचती है, अपनी जवान बेटी को लेके उस बस्ती में जाती है। अटकथा है, बड़ी लंबी सी अटकथा, मैं उसको संक्षेप कर रहा हूँ। जिस सारांश के लिए बात करना चाह रहा हूँ, वो अपनी जवान बेटी को लेकर बस्ती में जाती है शाम के समय और लोगों से कहती, मैं बड़ी लंबी यात्रा करके आ रही हूँ, अभी आगे बड़ी लंबी यात्रा पे जाना है, आज रात मुझे कहीं रुकने का, ठहरने का ठिकाना मिल जाए। तो बस्ती के लोग कहते, तुम्हें कहाँ दे दें ठिकाना अम्मा? ऐसा है, हमारी बस्ती में एक पहरेदार है, चौकीदार है, उसको एक कमरा दिया है, तुम्हें रात ही तो गुजारना है, आज रात वहाँ गुजार लो। वो औरत अपनी जवान बेटी के साथ उसके घर में रह जाती है। सुबह होते वो कुंभघोषक को बोलती है, उस युवक का नाम कुंभघोषक है, कुंभघोषक को बोलती है कि ऐसा करो बेटा, जो तुम खाना बनाते हो सामग्री है दे जाओ, मैं पका देती हूँ, आज तुम्हारा खाना बना देती हूँ, थोड़ा 1-2 दिन आराम और कर लें, फिर हम यात्रा पे जाएं। वो नौजवान खाना पकाने का सामान दे देता है। उस दिन जो लौट के आता दोपहर में तो उसको पका पकाया खाना मिलता है। बड़ी सुखद अनुभूति होती है और ऐसा 2-4 रोज प्रतिदिन होता है तो उसको भी सुखद अनुभूति होती है कि ये अम्मा और इसकी बेटी मिलकर हमें खाना बना बनाया मिल रहा है। धीरे धीरे करके वो इस तरीके का क्रम बना देती है, रचा हुआ षड्यंत्र, रचा हुआ एक प्लॉटिंग, कि वो उस लड़की पर आसक्त हो जाता है और अंततः वो दोनों की शादी हो जाती है। वो दूरदर्शी औरत कि राजा ने कहा ये जो भी युवक है वो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है, वो जान के कर रही है कि मेरी बेटी एक करोड़पति को ब्याह दे रही हूँ। फिर राजा बिंबिसार को कहती है जाकर कि मैंने उसके घर का कोना कोना तलाश लिया है, कहीं कोई संपत्ति उसके पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप एक राजकीय उत्सव की घोषणा कर दीजिए जिसमें सभी को नए आभूषण और नए वस्त्र पहन के आना जरूरी है। वो इतनी सी आमदनी में शायद ये व्यवस्था कर पाएगा, तो देखती हूँ कैसे करता है। अब राजकीय घोषणा ढोल नगाड़ा बजा के हो गई। अब वो युवक बड़ा परेशान कि मैं अपनी ये नई वधू को क्या आभूषण बना के दूं और ये अपनी सास को कौन से नए कपड़े बना के दूं। राजकीय घोषणा है वरना दंडित किए जाएंगे। तो वो रात के अंधेरे में जाता है और अपनी उसी कोठी में से एक स्वर्ण मुद्रा निकाल लाता है, लाके वो बूढ़ी औरत को देता है। कहता, अम्मा इससे ये राजकीय उत्सव का निस्तारण करो, संपादन करो। कहाँ से लाए बेटा? किसी से उधार मांग लाया हूँ, घर गृहस्थी है। वो सिक्के को, स्वर्ण मुद्रा को वो राजा बिंबिसार के पास पहुंचा देती है कि कहीं से ये लाया है मुद्रा। महीने 2 महीने गुजरते हैं और बिंबिसार से कहती है राजा से, महाराज ऐसी घोषणा एक बार फिर से कर दीजिए। वो दोबारा घोषणा करता है और फिर वो विचलित हो जाता है, कहाँ से व्यवस्था करूं। फिर जाकर उसी खजाने में से 3 मुद्राएं निकाल के लाता है।
ला के देता है, वो समझ जाती है कि इसके पास कहीं है। राजा के पास 4 मुद्राएं पहुंच गई बिंबिसार के पास, तो एक दिन बिंबिसार अपने सैनिकों को भेज के उसको बस्ती से बुलवा लेता है। कुंभघोषक कौन है? अब वो घबरा जाता है, लेकिन राजा का आदेश है, बिंबिसार का आदेश है, लेके गए। बिंबिसार ने कहा तुम्हारी संपत्ति कहाँ रखी है? महाराज मेरी संपत्ति कहाँ है, मैं तो चौकीदार हूँ, पहरेदार हूँ। वो मुद्राएं दिखाता है, ये किसकी हैं? अब वो कांप जाता है और समझ जाता है कि अब झूठ बोलना उचित नहीं है। वो सच सच बता देता है कि हमें आपका आश्रय मिले, अभयदान मिले तो मैं सच बताऊं। और वो बता देता है कि 12 साल पहले मेरे माता पिता ये संपत्ति रख के गए थे, मैं खाली इसलिए उसको नहीं उठाया कि कोई मुझे चोर न समझ ले। मैं ऐसी स्थिति में मेहनत मजदूरी करके काम चला रहा हूँ। राजा उसकी इस निष्ठा से और उसके संयम से बड़े प्रभावित होते हैं और भगवान के पास राजा उसको लेके जाते हैं। उस अवसर में भगवान जो धम्मपद की गाथा कहते हैं, उत्थान वतो सतीमतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य धम्म जीवनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति, कि जो अकुशल से दूर रहता है, कुशल को बढ़ाने में लगा रहता है, जो वीरवान स्मृतिमान है, जो निर्दोष कर्म करने वाला है, सोच समझ के काम करने वाला है, संयमित है और जो धर्मानुकूल जीवन चलाता है, जीविका का अनुपार्जन करता है, ऐसे अप्रमादी पुरुष का यश बढ़ता है। ये धम्मपद की गाथा है। ठीक यही घटनाक्रम 2500 साल के बाद इस देश में एक बार फिर दोहराया जाता है। इस देश में फिर एक महामारी फैलती है, छुआछूत की महामारी, ऊंच नीच की महामारी, भेदभाव की महामारी। और तब हमारे युग का कुंभघोषक लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाके घोषणा करता है कि हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है। वो कुंभघोषक महातालाब का आंदोलन करता है। वो हमारे युग का कुंभघोषक कालाराम मंदिर का आंदोलन करता है। सारे जगत के संज्ञान में लाता है कि भारत इस बीमारी से ग्रसित है। शुरू में लोगों ने समझा कि ये कुंभघोषक कोई पहरेदार है, लेकिन उसने इसी भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को भारत की उस धरोहर की घोषणा की कि हम किस धरोहर के स्वामी हैं? बुद्ध धम्म और संघ रत्न के स्वामी हैं हम। जो सारी दुनिया से छुपा खजाना था, वो छुपे खजाने को हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भूमि पर उद्घाटित किया है कि भारत की भूमि कितनी बड़ी संपदा लिए हुए है। अभी हमारे पूज्य भंते जी जैसा कि बता कर गए कि मागधी से पाली, और कैसे इसका क्रमिक रूप से नामकरण हुआ कि जो भगवान के वचनों का पालन कर रही है वो पाली भाषा। इस पाली भाषा का संरक्षण का तात्पर्य है कि हम एक धरोहर के संरक्षण के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, लेकिन इस तरह टिकट लेकर सुनने वाले श्रोता मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये अशोक सरस्वती जी का योगदान है। और हम इस बात की अभी अगले सत्र में इस विषय के ऊपर आप लोगों से फिर हम बात करेंगे। मैं एक छोटे से अंश के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा। उद्घाटन सत्र है और मुझे जितनी समय सीमा दी उतनी समय सीमा के अंदर एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावित्र्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे अथ खोयतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवर्णं केवल कप्पं जेतवनं ओभासेत्वा।
येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिताखो सा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासी बहुदेवा मनुसाचा मंगलानि अचिन्तयुं आकङ्क्षमानासुत्थानं ब्रूहि मंगलम् उत्तमम् असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम् उत्तमम्। ये जो विशाल पाली साहित्य है त्रिपिटक का, वो विशाल समंदर का ये छोटा सा एक अंश मैंने आपको सुनाया। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा या मागधी भाषा में संवाद करना, धम्मोपदेश करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो आम जन की भाषा थी। ये सिर्फ आम जन की भाषा नहीं थी, ये देवताओं की भी भाषा थी। एक देवता बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं पाली भाषा में। ये बुद्धों की भी भाषा थी, ये साधारण भाषा नहीं है। जैसे जैसे आप पाली के समंदर में गोते लगाएंगे, आपको एक एक शब्द अपना अर्थ उद्घाटित करेगा। पंडितानं च सेवना, पंडितों की सेवा करना। कुछ अति बुद्धिवादी लोग इसी शब्द के ऊपर भी तक जाते हैं, लेकिन पंडित का अर्थ क्या होता है? पा के ऊपर जो बिंदी है वो एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जो 5 के अर्थ में होता है। पंडित जो 5 विद्याओं से मंडित है वो पंडित है। कौन सी 5 विद्याओं से? जो शब्द विद्या को जानता है, जो तर्क विद्या को जानता है, जो शील कर्म विद्या को जानता है, जो चिकित्सा विद्या को जानता है और जो अध्यात्म विद्या को जानता है। जो इन 5 विद्याओं से मंडित है उसको पंडित कहते हैं। जो इन 5 विद्याओं से मंडित को पढ़ाता है उसको महापंडित कहते हैं। जो महापंडितों का भी पढ़ाने वाला होता है उसको अज्ञ महापंडित बोलते हैं। और अज्ञ महापंडितों को भी जो पढ़ाने वाला होता है उसको अभिधज महापंडित बोलते हैं। पूज्य भंते ज्ञानेश्वर महाथेर अभी कुशीनगर में हैं, जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दीक्षा गुरु भंते चंद्रमणि जी के शिष्य हैं। उनको विगत दिनों बर्मा की सरकार ने अभिधज अज्ञ महापंडित की उपाधि से विभूषित किया और हमने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको उत्तर प्रदेश में अभिनंदन किया, पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से किया। ये 2020 में ऐसा हमने किया। हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी उस आयोजन में साथ साथ थे। आपने पाली भाषा में उनके लिए अभिनंदन ग्रंथ की रचना की थी और एक देवता भगवान से संवाद कर रहे हैं। वो महाली नाम का व्यक्ति है, क्योंकि धागे से धागा जुड़ता जा रहा है। महाली बड़ा विद्वान व्यक्ति था, लिच्छवी लोग उसको अपना गुरु मानते थे। नेत्रहीन हो गया था और वो प्रसेनजीत का सहपाठी था तक्षशिला विद्यालय में। उसको बड़ी विद्या थी और वो एक दिन भगवान बुद्ध से पूछता है कि ये जो आप देवताओं की, इंद्र की, देवेंद्र की चर्चा वार्ता किया करते हैं, सच में देवता होते हैं क्या? या आप कल्पना की बात कर रहे हैं या कि कोई वास्तविकता की बात कर रहे हैं? आपको पता है बुद्ध मिथ्याभाषी नहीं है। बुद्ध अगर देवता की बात कर रहे हैं तो बुद्ध मिथ्याभाषी नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे। तो वो क्या कहते हैं महाली से कि महाली, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं ऐसे मैं देवेंद्र से बात करता हूं, ऐसे देवताओं से बात करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं किन गुणों के कारण कोई देवत्व को पाता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। भगवान क्या बताते हैं, कौन से 5 गुण हैं जिन गुणों से विभूषित होने से कोई देवता होता है? जो माता पिता की अकंपित सेवा करता है, सारे जीवन माता पिता की बिना किसी कंपन के। बहुत मुश्किल होता है, एक माता पिता 4 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध आता है, गुस्सा आता है।
जो माता पिता की अकंपित सेवा करता है, जो कुल वृद्धों का आदर और सत्कार करता है, जो आजीवन अक्रोध की साधना करता है, कभी क्रोधित नहीं होता, जो आजीवन मृदुभाषी रहता है, सत्यवादी रहता है, और जो आजीवन अल्प रहते हुए भी दान देने को तत्पर रहता है। शक पहिया सुत्त मध्यम निकाय में है, अब इसको पढ़िएगा। इन 5 गुणों से विभूषित व्यक्ति को देवता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति देवत्व को पाता है। लेकिन हम इन शब्दों से कभी कभी सोचते ये वहाँ से उठा लिया गया, ये वहाँ उठा लिया गया। अभी जैसा कि आपको बताया गया है कि संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ है और अमुक भाषा का उदय कहाँ हुआ है, हम अगले सत्र में इस पर आप लोगों से और से विस्तार से बात करेंगे। आपने जो अवसर दिया है आपका बड़ा बड़ा अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तिका है पूजा पाठ पर। उसमें उन्होंने एक ये लिखा है प्रस्तावना, जिसमें वो लिखते हैं, बाबा साहब, उन्होंने मराठी में लिखा था, मैं इसमें हिंदी में इसको पढ़ना चाहूँगी। बाबा साहब ने प्रस्तावना लिखते समय इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोग मर्यादा को लांघते हुए बौद्ध साहित्य से अधिक उसके पूजा पाठ और विधि जानने के में पागलपन की हद तक उत्सुक है। यानी पाली साहित्य जो है इसको न जानते हुए पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, ये इसका एक अर्थ होता है। ये 1950 में वे सिलोन गए, 1950 में सिलोन गए थे और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत की थी। और उसके बाद में उन्होंने पता नहीं सोचा होगा, हम तो सब कल्पना ही कर सकते हैं कि पूजा पाठ जो कह रहे हैं ये पूजा पाठ में सुत्त है, इस पूजा पाठ में गाथाएं हैं और इस सुत्त और गाथाओं को यदि हम लोगों तक लाएं तो लोगों में उसके प्रति जो एक श्रद्धा भाव है पूजा पाठ के नाम पर, वो उसे याद करेंगे, उसे बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनमें इंटरेस्ट पैदा करना होना चाहिए। इसलिए शायद बाबा साहब ने उस किताब में उन सुत्तों को भाषांतर किया आम भाषा में, जो लोगों को समझ में आता है। मे भी बाबा साहब चाहते थे कि इन सुत्तों को और गाथाओं को लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएं ताकि इनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। जब पाली साहित्य, पाली भाषा साहित्य की बात होती है तो ये एक वो वर्ग होता है जो वर्ग इंटेलेक्चुअल में जाता है, वो उस भाषा को सीखने का, उसको समझने के लिए एकेडमिकली भी प्रयास करता है और उस हिसाब से पूरा जितना भी बुद्ध के वचन हैं और जितने भी गाथाएं उन पर लिखी गई है वो सबका स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तरह से, जैसे अभी हमारे राजेश चंद्र जी ने भी कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि लोगों तक वो किताब, एक ऐसी किताब होनी चाहिए लोगों के लिए, है ना, जो 50 में उन्होंने महाबोधि विहार के लिए एक आर्टिकल लिखा था उसमें। तो वो जो हम आज भी उनका बुद्ध और उनका धम्म देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने लोगों के लिए वो किताब लिखा है, उसके माध्यम से वो बुद्ध की पहले पहचान करवाते हैं। और
उनके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोग बुद्ध को समझे। तो आज हम पाली को इस वे में देखते हैं कि पाली ये बुद्ध वचन है, हम उस हिसाब से देखते हैं। तो अगर वो बुद्ध वचन है और आम जनता तक पहुंचना है तो किस तरह से वो पहुंचना चाहिए कि हमें एक रिसर्च दृष्टिकोण से, क्योंकि रिसर्चर्स हैं बैठे हुए, वो कर रहे हैं, फिर भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि वो हर एक शब्द का और अच्छी तरह से रिसर्च कर करके वो लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे तो लोगों का पाली साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये मेरा एक बहुत प्रामाणिक विचार है। अब जैसे और ज़्यादा तो नहीं बोलना चाह रही थी मैं, मुझे बस यही लग रहा था कि इस तरह से होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, विद्वानों से, रिसर्चर्स से, कि इस बात को और अच्छी तरह से करें। लेकिन फिर भी एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। मैं जब नए चीवर जब मैंने लिया था उस समय का मेरा एक प्रसंग है, क्योंकि तब मैंने भी धम्मपद पढ़ने का प्रयास किया था। वैसे देखा जाए तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब YMBA यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेरे डैडी उसके संस्थापक थे। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ती करके धम्मपद को इंग्लिश ट्रांसलेट करके बिना देखे बोलने के लिए मुझे कह दिया था। वो 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे कुछ अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने उसको याद कर लिया था इंग्लिश में और वो मैंने बोला था और मुझे वो समय 200 रुपये मिले थे। लेकिन उसके बाद में जब चीवर लिया तो मुझे लगा मैंने उस समय वो पढ़ा था और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, तो शायद मैं उसको एक बार और पढ़ लूँ। अभी तो चीवर लिया और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सब स्टडी करूँ। तो जब मैंने धम्मपद पढ़ना शुरू किया, ऑब्वियसली तभी भी मुझे उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन एक वग्ग पर मेरा ध्यान चला गया। हो सकता है मैंने उसे भी सही तरह से ना समझाऊं। 242 नंबर है, 242 जो स्त्री से संबंधित है। मैं चीवर ली थी तो वो जेंडर इश्यू का ही ज़्यादा था कि भिक्खुनियों से संबंधित जो बुद्धिज्म में कार्य हो रहा है वो ना के बराबर है। स्त्री पुरुष समानता की बुद्धिज्म में चर्चा नहीं हो पाती है, यही ज़्यादा था मेरे दिमाग में। तो उसी हिसाब से वो उसने मुझे अट्रैक्ट किया 242 नंबर में। और वहाँ पे वो सेंटेंस मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि अनचेस्टिटी यानी चरित्रहीनता ये स्त्री का स्वभाव है। और मैं एकदम से ये हो गई कि धम्मपद में ये क्यों लिखा है। बहुत कोशिश की उसको अलग अलग तरीके से समझने की कि क्या बुद्ध ऐसा कह सकते हैं या ट्रांसलेटर ने ऐसा लिखा है। बाद में ये मैंने भिक्खुनी विजया मैत्रेय से भी काफ़ी साल के बाद में हम लोगों ने इस पर, शायद उसी समय की बात है कि मैंने चर्चा की और तब पता चला कि उसका ट्रांसलेशन ही थोड़ा सा गड़बड़ सा है। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूं कि हमारे जैसा अगर हम उसको नहीं ढूंढ पाते कि ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है तो मैं भी धम्मपद को पूरी तरह से नकार ही देती। हाँ, बिल्कुल हमको अर्थकथा जो होती है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमें पढ़ने के बाद में लगता है कि ये इस जीवन की बात नहीं है, ये या तो पहले जन्म की बात है या हमारे ये जन्म के बाद के, हमें अभी क्या करना है इस बारे में वहाँ पर हमें उतना कुछ मिल नहीं पाता है या हम समझ नहीं पाते हैं। इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमें यदि धम्मपद चाहिए, और सच में मुझे ये भी पता चला है कि चीन के धम्मपद में अनित्य वर्ग भी है, अनिच्छ वर्ग है जो यहाँ के धम्मपद में नहीं है।
अब कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, आई हैव हर्ड दिस, तो मैं ढूंढने का भी प्रयास कर रही हूँ। तो इस तरह की बातें बहुत सारी है कि ये एक तो महासागर है बुद्ध के शिक्षा का, ये पाली साहित्य बोले तो ये महासागर है। हम 3 पिटक की बात करते हैं, हम नंबर में बात करते हैं कि इतने निकाय है और इतना पिटक है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बुद्ध की शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे फिर वो बात अगर हम ये कह देते कि ये जन्म हमारे लिए पुरानी है तो फिर पुनर्जन्म की बात आ जाती है। तो लेकिन जितना हमें इस जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है, जितना हमें इस जीवन में एक दूसरे के साथ में मानवता के साथ रहने के लिए ज़रूरी है, उतनी बातें जो आम जनता से जरूरी है, क्योंकि हमें आम जनता के बीच में रहना है, आम जनता को बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर जीना है। तो वो आम जनता कैसे जिए, इसकी पूरी शिक्षा जो बुद्ध ने दी है वो उन तक सरल भाषा में पहुंचे, ये मैं चाहती हूँ। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल एक ऐसे व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच में है जिनको आप देख रहे हैं, बिल्कुल युवा है और जिन्होंने पाली भाषा को घर घर तक पहुंचाने का एक संकल्प किया है। वो पाली भाषा को लोकव्यापी, बुद्धवाणी को जो है लोकव्यापी बनाने तथा पाली भाषा को पुनः जनभाषा बनाने के लिए कुछ संकल्प है तथा इस हेतु वह 10 दिवसीय पाली भाषा संभाषण प्रशिक्षण तथा अध्ययनशालाओं के माध्यम से लोगों को पाली में प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक पाली, सोशल पाली की संकल्पना के साथ पाली को लोक भाषा बनाने के लिए कई विद्वानों की टीम बनाने के लिए भी वो प्रयत्नरत है। पाली व्याकरण को सरलतम एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत कर उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है तथा पाली शिक्षण के लिए अनेक सरल पुस्तकों का निर्माण भी उन्होंने किया है। छोटे बच्चों में नैतिक शिक्षा एवं शील सदाचार की भावना को स्वरूपित करने तथा उसे विकसित करने के लिए उन्होंने विद्यालयीन पाठ्यक्रम के तौर पर KG 1 से लेकर तो कक्षा 8वीं तक रोचक, आकर्षक, मनोरंजक पुस्तक का निर्माण करके पाली क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कार्य किया है। पाली भाषा के माध्यम से आप मौलिक साहित्य का प्रणयन भी कर रहे हैं तथा भिक्खु धम्म रक्षित सतंग तथा भीम वंदना की रचना कर चुके हैं। वर्ष 2019 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा पाली वाक्यावली नामक पुस्तक हेतु आपको श्रवण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप जिज्ञासु और अध्यात्मों के सरल, आकर्षक और नवीन प्रविधि से पाली सिखाने के लिए व्यस्त है। इसके साथ ही तकनीकी माध्यम से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से भी वो पाली सिखा रहे हैं और www.learnpali.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप डिजिटली भी पाली सीख सकते हैं। तो आज के समय में पाली के एक अध्येता के रूप में एक आइकॉन जो है वो हमारे प्रफुल्ल गढ़पाल जी बन चुके हैं। प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने विद्वतापूर्ण शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और कई आयोजन भी उन्होंने किया है। और आपके कुशल निर्देशन में 2 शोधार्थियों ने विद्यावरिधि PhD उपाधि प्राप्त की है तथा 4 विद्यार्थी अभी PhD प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। तो 11 दिसंबर 2022 को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भाषा सेवा सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। आजकल आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो ये इनका परिचय है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर को। थैंक यू। यह अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने कल्चरल आइडेंटिटी की एक बड़ा प्रश्न है और यह अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन उसकी पूर्ति करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हम सभी जानते हैं क्योंकि इसके हम अंग है कि जो हमारी संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वह उसी तरह से है जैसे कि हमारा शरीर होता है। यदि शरीर नग्न है तो कोई उसे देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब उस पर सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण और उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है
तो प्रत्येक व्यक्ति उसे पसंद करता है। तो यह जो संस्कृति है यह तो काया की तरह है, शरीर की तरह है, और भाषा उसके वस्त्र है, उसके आभूषण है, वही उसे सजाती है, संवारती है। तो हमारी जो बौद्ध संस्कृति है उसको सजाने संवारने का काम यदि किसी को करना है तो वह है पाली भाषा। और हमारे लिए इस संस्कृति का भी, भाषा का भी, शरीर का भी और वस्त्र का भी, आभूषण का भी, दोनों का बराबर महत्व है। तो इस संदर्भ में यह अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसको तो हम एक आधार स्तंभ की तरह देख रहे हैं। आदरणीय भाऊ ने जो ये काम किया है इस सम्मेलन के आयोजन का, यह उचित कार्य का उचित समय है। किसी भी कार्य को यदि उचित समय पर किया जाता है तो वो उसका प्रयोजन सिद्ध होता है, उसे ठीक माना जाता है। तो ये उचित कार्य का उचित समय है कि हम संस्कृति निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं और पाली भाषा को भी एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए इस तरह के आयोजन को, इस कार्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बुद्ध विहार समन्वय समिति नागपुर के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यकलापों को किया जा रहा है पाली भाषा की स्थापना की दृष्टि से। और हम पाली भाषा के साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो ये केवल भाषा ही साथ नहीं बढ़ती है, उसमें पूरा धम्म विनय भी साथ में बढ़ रहा है। और ये धम्म विनय केवल चर्चा का विषय नहीं है, केवल पुस्तकों में रखने वाला विषय नहीं है, केवल लाइब्रेरियों को सजाने का विषय नहीं है, बल्कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के निर्माण में, ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में पाली भाषा की महती भूमिका है। और यह भूमिका इस तरह से अब धीरे धीरे सिद्ध भी हो रही है। ये केवल हमारे लिए केवल ऊपरी अलंकरण की बात नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम समाज को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही, यहाँ पर सम्मेलन जो हो रहा है, ये सम्मेलन बेस्ड है पाली भाषा की समस्याएं एवं संभावनाएं इस विषय पर। और मैं चाहूँगा कि आगे के जितने भी सत्र हो वो विषय को लेकर हो। अन्य विषयों को लेकर यदि हम चर्चा करेंगे तो केवल समय चला जाएगा, मुख्य बिंदुओं को हम टच नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सारे सत्र जो है वो विषय को लेकर होना चाहिए। तो उसमें जो फोकस, जो बिंदु है वो है पाली भाषा की वर्तमानकालिक समस्याएं एवं संभावनाएं। और जब इस पर हम विचार करते हैं, आचार्य राजेश चंद्रा जी ने बताया ही था कि यहाँ पर चतु परिषद उपस्थित है, बिल्कुल चतु परिषद उपस्थित है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ सभी है। मैं एक दूसरे रूप में भी इसको उपस्थापित करना चाहता हूँ। जो हमारी पाली भाषा है उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसके 3 रूप आपको दिखाई देंगे पाली भाषा के, और तीनों भी बड़े सशक्त होने चाहिए। पाली का जो पहला स्वरूप है वो है अकादमिक पाली, जिसको हम एकेडमिक पाली कहते हैं। इसी तरह से दूसरा सामाजिक पाली, सोशल पाली दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ मोनेस्टिक पाली, विहारीय पाली। ये 3 स्वरूपों में मोटे मोटे तौर पर हम पाली भाषा को रख सकते हैं। एक एकेडमिक पाली के क्षेत्र में हम देखें तो बहुत इस दिशा में काम किया जा रहा है और बहुत सारा काम किया जाना है। जब हम डी कोसाम्बी जी के निवेदन को पढ़ते हैं, उनकी एक आत्मकथन है निवेदन, उसको पढ़िए, अब तो हिंदी में भी वो उपलब्ध है। तो उसको जब पढ़ते हैं तो 1901 और उसके बाद में जब पाली की स्थापना की अनुगुंज हमें भारत में दिखाई देने लगती है। हालांकि
1750 और उसके बाद में पाली के डेवलपमेंट का आधुनिक ये जो पुनर्जागरण काल है उसमें कुछ ना कुछ हमें आहटें दिखाई देने लगती है। लेकिन 1901 और उसके बाद में जब देखते हैं तो धीरे धीरे पाली यहाँ पर स्थापित होने लगती है। उसके पहले क्या था, क्या स्थिति है, उसके ऊपर भी हमें दृष्टि निक्षेप करना चाहिए और ये भी जानने की आवश्यकता है कि संस्कृत पहले या पाली पहले। लेकिन बहुत महत्व का विषय ये नहीं है हमारे लिए, चाहे संस्कृत पहले हो चाहे पाली पहले हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर हम क्यों एनर्जी वेस्ट करें। चाहे पाली पहले हो संस्कृत पहले हो, दोनों का सम्मान करने की आवश्यकता है। क्योंकि पाली में जितना साहित्य उपलब्ध होता है बुद्धिज्म का, उससे ज़्यादा संस्कृत में उपलब्ध है और बड़े महत्व का साहित्य उपलब्ध है। इसलिए किसी भाषा की अवहेलना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपना काम करने की आवश्यकता है। चाहे पहले पाली हो चाहे पहले संस्कृत हो, उससे कोई बहुत अंतर आने वाला नहीं है। हमें काम करना है समाज में। तो मैं जैसे बता रहा था कि एकेडमिक पाली, सोशल पाली और मोनेस्टिक पाली, ये 3 प्रकार की पाली भाषाएं हमारे भारत में उपलब्ध है। तो काम जब हम करेंगे तो किस तरह से काम किया जाए। यदि हम एकेडमिक पाली के क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षा हमारे यहाँ विद्यमान है, स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। दोनों स्तरों पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो पाली भाषा है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई भारत में, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पीजी लेवल पर हुई। और आज भी हम देखते हैं कि पूरा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है अभी अछूता है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी स्थिति है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी स्कूली एजुकेशन में पाली भाषा है, लेकिन वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। महाराष्ट्र की इस पूज्य भूमि को हम नमन करते हैं कि यहाँ पर पाली भाषा के प्रमोशन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और वो भी यहाँ दीक्षा भूमि के इस पावन परिसर से इस तरह का एक मैसेज जा रहा है कि अब हमें सुदृढ़ता से पूरे उत्साह के साथ में पाली भाषा के स्तंभ को स्थापित करना है। हमें जब इनपुट मिला कि पाली भाषा को KG 1 से लेकर 12th तक जो है स्थापित किया जाना चाहिए, तो हमने उस दिशा में प्रयास किया। KG 1 से 8th क्लास तक की पुस्तकें हमने स्वयं तैयार की। मैंने स्वयं अपने कंप्यूटर पे खुद ही डिज़ाइन करके उन किताबों को तैयार किया और पुस्तकें भी सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी है। अब आगे का काम आपका है कि अपने घरों में अपने बच्चों को आप KG 1 की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ाना शुरू करें। KG 1, KG 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। और जो लोग जो है स्कूल चलाते हैं उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि इन पुस्तकों को आप अपने विद्यालयों में, अपने स्कूलों में भी चलवाइए। यदि उनकी परीक्षाएं नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, आप उनको जनरल नॉलेज की तरह, सामान्य ज्ञान की तरह, परीक्षा न भी हो लेकिन हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हर दिन भी उसके लिए यदि समय निर्धारित करेंगे और बच्चों को अभी से पाली सिखाना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में पाली के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात होगा। क्योंकि जो भाषा के संस्कार बचपन से देने पड़ते हैं। हम देखते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं चूँकि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ, वहाँ सहायकाचार्य हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी अमरकोश को पूरा याद कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं उनको बचपन से ही अष्टाध्यायी को याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका बेस भी तैयार होगा। इसी तरह से हमें भी ऐसे ग्रंथों को, धम्मपद इत्यादि ग्रंथों को बचपन से ही याद करवाना चाहिए। अभिधानप दीपिका नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है पाली में। हमारे बच्चों को बचपन से ही इस तरह का अवसर देना चाहिए, इस तरह का माहौल देना चाहिए, इस तरह का वातावरण देना चाहिए कि बचपन से ही उन किताबों को, उन टेक्स्ट को वो रटने लगे। एक सुंदर सा ग्रंथ है उत्तोदय नाम का। उत्तोदय को हमें उनको रटाना चाहिए, याद करवाना चाहिए बच्चों को। तो एकेडमिक पाली के साथ साथ
हमको सोशल पाली को जोड़कर इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ इस समय दिखाई देती है। जैसे कि अभी भिक्षुणी जी ने हमारा ध्यान आकर्षित करवाया था कि अनुवादों को समझने की समस्याएं हमारे सामने है। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अनुवाद अध्ययन नाम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ट्रांसलेशन स्टडीज़, आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ही पूरा पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी अपनी डिग्री केवल अनुवाद अध्ययन में ही पूरा कर सकते हैं। और ये अनुवाद अध्ययन ये कहता है कि हर 10 साल में अनुवाद जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं। 10 साल 15 साल में फिर से इन अनुवादों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। हमारे जो अनुवाद है वो 70-80 साल पुराने हैं, उनको अपडेटेड करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। और यही नहीं, अनुवादों को अपडेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन अनुवादों के साथ साथ हमें पाली भाषा को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो जब वो भाषा सीखने की प्रोसेस में होता है तो सीधे भाषा नहीं सीखता है, पहले तो सुनता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी तुतली भाषा में तुतला तुतला कर बोलता है। तो सुनना, फिर धीरे धीरे बोलना। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको पढ़ना सिखाया जाता है, फिर उसको लिखना सिखाया जाता है। तो हमारे पास भी पाली भाषा को सीखने का यही क्रम है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों प्रकार से यदि हम भाषा को अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से ये, क्योंकि भाषा एक ऐसा टूल है कि जब उसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो फिर वो एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो भी समझ में आने लगती है। क्योंकि हमारे पास इतना शब्द भंडार आता है, थोड़ा शब्द भंडार की कमी है तो उसको हम डिक्शनरीज से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह डिक्शनरीज पर आश्रित होकर अनुवाद करना या समझना संभव नहीं है। थोड़ा तो हमारे पास रहना चाहिए पहले से बेस। तो संख्या को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पालकों से निवेदन है कि वे अपने पाल्यों को, अपने बच्चों को जिस भी स्तर पर हो सके पाली विषय जरूर उनको उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि किसी भी भाषा का यदि विकास आप चाहते हैं तो स्कूली शिक्षा के बिना, एजुकेशन सिस्टम के बिना उस भाषा का पूरी तरह से प्रचार प्रसार संवर्धन होना संभव नहीं है। इसलिए हमें खुद ही सामने आना पड़ेगा और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो स्कूली शिक्षा में हो या फिर उच्च शिक्षा में हो, अपने बच्चों को स्वयं को भी उसमें अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको एक बात बताकर मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि थोड़े समय में पीजी के लेवल पर और यूजी के लेवल पर भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन में भी यूजी और पीजी के कोर्सेज आने वाले हैं, वो हिंदी मीडियम से भी और अंग्रेजी मीडियम से भी। तो फिर ये है कि सभी के लिए बहुत ये ओपन प्लेटफॉर्म हो जाएगा और ओडीएल से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। तो ये इस दिशा में हम लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से बुद्ध विहार समन्वय समिति पाली भाषा की परीक्षाएं करवा रही है और इस वर्ष तो 22,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये हमें हर्षित भी करता है, उत्साहित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। तो प्रशिक्षण का एक सिस्टम हमको लाना होगा, वो एकेडमिक लेवल पर भी और सोशल लेवल पे भी। तो सोशल लेवल पर हम ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है वहाँ पर पाली का शिक्षण होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ मंगल भवन है वहाँ पाली का शिक्षण होना ही चाहिए। हो सकता है स्थान नहीं मिले तो हम अपने घरों में ही 10-10, 20-20 लोगों को पाली सिखाने का के लिए तत्पर हो, संकल्पित हो। और पाली कैसे, हम अपने आप को कैसे शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो आपके लिए, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की हुई है।
ये पाली दर्शन यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर घर बैठे बहुत ही सहजता से पाली को सीख सकते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो हम बुद्ध विहार समन्वय समिति के साथ मिलकर जितने भी शिक्षक हैं सभी को हम ऑफलाइन भी हो, फिजिकली भी हो या ऑनलाइन हो, हम उसको उसके ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम बनाएंगे जल्दी ही। इसी तरह से अनुवाद की जो समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई थी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जो एकेडमिया से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को शिक्षण सामग्रियों को बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। लर्निंग मटेरियल कि जो भी चाहे धम्मपद का हो, सुत्त निपात का हो या जो भी टेक्स्ट है हमारे त्रिपिटक के, उसका हम लर्निंग मटेरियल बना सकते हैं, सरल सरल पाठ्य सामग्री बना सकते हैं। और ये संभव है क्योंकि आप देखेंगे हमने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है learnpali.in, उस पर जाएंगे तो आपको शिक्षण का भी पूरा सिस्टम मिलेगा। आप यदि धम्मपद की गाथाओं को समझना चाहते हैं तो मूल गाथा है, उसका एक एक शब्द अलग अलग करके है, उसके बाद हर एक शब्द का क्या व्याकरण है वो भी बताया गया है, हर एक शब्द का अर्थ बताया गया है, पाली में भी बताया गया और हिंदी में भी बताया गया है। फिर पूरी गाथा का पाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में फिर अनुवाद भी दिया गया है। तो इतना सरल कर दिया गया है कि आप उसके रूट तक जाकर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, यदि कोई धातु है तो उसमें कौन सा रूप है। तो इस तरह से बहुत ही सरलतम तरीके से आप उस भाषा को सीख सकते हैं। ऐसे ही सांस्थानिक शिक्षण प्रशिक्षण के दौर भी शुरू करने पड़ेंगे हमें कि किस तरह से हम पाली शिक्षा को सांस्थानिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। एक बात जो मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी भाषा से पाली के शब्दकोशों का निर्माण करना एक चैलेंज है। हमारे यहाँ पाली से अंग्रेजी या पाली से हिंदी के अनुवाद के शब्दकोश तो डिक्शनरीज तो उपलब्ध है, लेकिन हिंदी से पाली उसका उल्टा यानी हिंदी से पाली वो अच्छा शब्दकोश हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे शब्दकोश बनाने की आवश्यकता है। हिंदी से पाली, पाली से हिंदी है, पाली से अंग्रेजी भी है, लेकिन हिंदी से पाली, मराठी से पाली, गुजराती से पाली, भोजपुरी से पाली, इस तरह की जो भारत की प्रादेशिक भाषाएं हैं उनसे पाली में शब्दकोशों का निर्माण करने की आवश्यकता है। और उससे फिर आपको ये पता चलेगा किस तरह से ये पाली से हमारी प्रादेशिक भाषाएं प्रभावित है। और पाली सीखने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे प्रादेशिक भाषाओं के पाली में विद्यमान है। इसलिए बहुत ही सरलता से हम पाली को सीख सकते हैं। यानी पाली के शिक्षण के लिए इतनी सारी संभावनाएं हैं, एकेडमिक लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी बहुत सारी संभावनाएं इसमें उपलब्ध है। एक तो पाली का व्याकरण इतना सरल है, दूसरे व्याकरणों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी क्लिष्टताएं दिखाई देती, बहुत सारी दुरूहताएं दिखाई देती है, लेकिन पाली का व्याकरण बहुत सरल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये केवल पाली का मेरे मन में एक प्रेम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये प्रमाणित विषय है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि पाली का व्याकरण यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत सरल पाली का व्याकरण है। पाली की जो धातुएं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम धातुएं है। कम धातुएं होने के कारण हम उसको कर सकते हैं। इसी तरह से पाली के जो शब्द है वो हमारी भाषाओं से मिलते जुलते शब्द है, बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में। कुछ ही शब्द ऐसे होंगे कि उनके लिए आपको डिक्शनरी देखने की आवश्यकता है। और पाली को यदि पढ़ा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और अधिकारियों के द्वारा तो कितना इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग में भी पाली शामिल हो, उस दिशा में भी हमें उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेशों में भी जो लोक सेवा आयोग है उनमें भी पाली भाषा को एक विषय के रूप में स्वीकृत
स्वीकृति मिलना चाहिए, इस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। अभी तक जो केंद्रीय साहित्य एकेडमी है, साहित्य एकेडमी अभी तक पाली को एक भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। तो कैसे साहित्य एकेडमी में भी पाली के ऊपर अनुवाद के काम, प्रकाशन के काम, प्रमोशन के काम आरंभ हो सके, क्योंकि वो साहित्य एकेडमी बहुत काम करती है भाषाओं के उत्थान के लिए, तो उसमें भी हमें उस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। तो एक लंबी बातें इस दिशा में हैं। तो अभी सरकारों को जो है हमें उन्मुखीकृत करना है कि पाली के विकास के लिए, क्योंकि ये भारत की एक प्राचीन भाषा है और इसका विकास करना, इसका प्रचार प्रसार करना इन सरकारों का दायित्व है। मतलब ऐसा नहीं, वो तो सरकारों का दायित्व होता है कि जितनी भी प्राचीन संपदाएं होती है, ज्ञान संपदाएं हैं, उसको वो प्रचारित प्रसारित करे, उनका संवर्धन करे। तो इस दृष्टि से हमें सरकारी स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, और उससे ज़्यादा तो सामाजिक स्तर पे हमारे दायित्व है कि कैसे हम समाज में पहले पाली को स्थापित करें, सुस्थापित करें। इस दिशा में भी हम काम करेंगे। मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं, इनको आप सबके सामने रखना बहुत आवश्यक था, और इसके लिए मुझे ज़्यादा समय लेना पड़ा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इस भोजन की वेला में मैंने आपका इतना मूल्यवान समय लिया है। मैं आपसे पुनः क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, और पुनः एक बार ये इस निवेदन के साथ कि ये जो अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन है, ये पाली भाषा के, पाली की समस्याएं और संभावनाएं इस पर ही केंद्रित हो, इसका निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धस्स, नमो भीमस्स। यह उद्घाटन सत्र का सबसे छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा यानी आभार प्रदर्शन है। सभा में सम्मिलित सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने वाला अंतिम चरण। इस उद्घाटन सत्र में हमें धम्म का मार्गदर्शन करने वाले बदंत महास्तवीर डॉक्टर विनय रक्किता जी के अनमोल मार्गदर्शन हम सभी के स्मृति में चिरंतन रहेगा, इसलिए मैं साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूँ। उसी प्रकार बदंत स्थवीर एडवोकेट सुनीति जी ने इनके आज के संदर्भ में पाली साहित्य का महत्व विशद किया है। उनके इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। पाली भाषा के अभ्यासक माननीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने इस सम्मेलन का अध्यक्षपद स्वीकारते हुए जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं। पाली भाषा के विद्वान माननीय आचार्य राजेश चंद्रा जी, आपने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बेहतरीन मार्गदर्शन किया। आयोजन समिति की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के विश्वस्त माननीय विलासराव गजघाटी जी ने स्वागताध्यक्षा कार्यभार बेहतरीन ढंग से संभाला, सहयोग दिया। इसके लिए उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए संयोजन समिति हृदय से आभार व्यक्त करती है। बुद्ध विहार समन्वय समिति के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन के मुख्य संयोजक माननीय अशोक भाऊ सरस्वती जी ने संपूर्ण सम्मेलन का कार्यभार कुशलता से समन्वय दृष्टि से निभाया है, इसलिए अशोक भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार उद्घाटन सत्र का मंचन संचालन प्राध्यापक घनश्याम डावर्डी जी ने बेहतरीन ढंग से किया, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में सबसे महत्व का योगदान है सभा स्थल पर उपस्थित प्रतिनिधियों का। आपके बिना यह समारोह अधूरा होता है। इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभाध्यक्ष के अनुमति से उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ, ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।